हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अध्याय 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्टली पेपर में आने वाले सवाल में इस अध्याय में आपको बताने वाला हूँ। और अंत में तो आपको इतना ही बेहतरीन कंटेंट के साथ इतने बेहतर क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जो पेपर में डायरेक्ट आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस बार न छूट पाए, आप भी 100 के 100 नंबर बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सके। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं पाठ 7 की, जीव जनन कैसे करते हैं जानिएंगे बच्चों। सबसे पहले हम वो प्रश्न तैयार करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जनन किसे कहते हैं बच्चों। जनन क्या है? वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाते हैं। मतलब आसान भाषा में समझिए, जब एक कपल मतलब एक पुरुष या स्त्री या एक नर या एक मादा, ठीक है ना, जब एक नर और या मादा है ना आपस में मिलकर एक अपने ही जैसी संतान को जन्म देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम जनन कहते हैं। ओके बच्चों, जब एक नर या मादा आपस में मिलकर एक अपने ही जैसी संतान को जन्म देते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। ओके बच्चों, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? बात ये भी तो बनती है, जो जीव है, जो पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, मानव हो गया, है ना, तो ये जीव है, जीव जनन क्यों करते हैं, आवश्यक क्यों है हमको जीवों के जनन की? आइए जानते हैं। जनन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ये नहीं है कि हमको एक जीव को जीवाने के लिए जनन की आवश्यकता है। ये क्या काम करता है? यह प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जो प्रजाति की निरंतरता है उसको बनाए रखता है तथा उसकी संख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा, मैं मानता हूँ घास भी तो एक पौधा है, अगर घास नहीं बनेगा, घास का जन्म नहीं होगा, घास नहीं उगेगा, तो फिर जो बकरी है वो क्या खाएगी? अगर बकरी घास नहीं खाएगी, बकरी मर जाएगी। तो जो बकरी को खाने वाला है इंसान या जानवर, तो वो क्या खाएगा? या इंसान मर जाएगा या जानवर मर जाएगा, है ना। जो जानवर को भी खाने वाले हैं, जब जानवर मर जाते हैं तो उनको कौन खाते हैं? छोटे छोटे कीट खाते हैं उनको, है ना, सूक्ष्म जीव खाते हैं उनको, तो वो नहीं रहेंगे, समझे आप। और जब अगर वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो फिर वातावरण या पर्यावरण को साफ कैसा रखा जाएगा? तो प्रजाति बहुत जरूरी है जिससे खाद्य श्रृंखला बनी रहे। तो जनन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यह प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके बच्चों, तभी तो हमारे देश में कभी चीतों को लाया जाता है, कभी शेरों को लाया जाता है दूसरे देशों से। क्यों लाया जाता है? ताकि इनकी प्रजाति खत्म न हो। आइए जानिए, क्योंकि अलग अलग प्रजाति का पर्यावरण में अलग अलग योगदान है। आगे देखिए, अलैंगिक जनन क्या है बच्चों? जनन दो प्रकार से होंगे। जनन कितने प्रकार के होंगे बच्चों? दो प्रकार से, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। आइए जानते हैं बच्चों अलैंगिक जनन क्या है। एग्जाम्पल सहित समझेंगे इस चीज को बहुत ही आसान भाषा में। वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है और नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। आप समझिए, मतलब ऐसा जनन जिसमें या तो नर भाग लेगा या मादा भाग लेगा, किसी एक जीव से काम चल जाएगा और कोई एक जीव अन्य जीवों क्या दे देगा? जन्म दे देगा। उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे पौधा होता है, क्या होता है बच्चों? गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ना होता है, तो उसके एक ही बीज से क्या बन जाता है? गन्ने बन जाते हैं, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। जैसे सरसों होता है, सरसों के एक बीज से पौधा बन जाता है, तो जिसमें किसी दूसरे
जनक की आवश्यकता ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां, इसकी प्रमुख विधियां भी होती हैं। क्या है? पहले द्विखंडन है। क्या है बच्चों? द्विखंडन। जब एक जीव अनेक जीवों में जब एक जीव दो जीवों में बदलेगा, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विखंडन। और कोई एक जीव बहुत सारे जीवों में बदलेगा, उसे बोलेंगे बहुखंडन। इसी प्रकार से मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया और बीजाणु निर्माण हो गया, कायिक परिवर्धन हो गया। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां लिखिए। ये जितनी भी विधियां हैं अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं, इनके लिए हम आगे आपको विस्तार में समझाएंगे। द्विखंडन, बहुखंडन क्या होता है, मुकुलन, खंडन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण, कायिक परिवर्धन, ये सब क्या है बच्चों? अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आइए जानते हैं। अब देखिए द्विखंडन क्या है बच्चों? जब एक जीव विभाजित होकर दो समान संतति जीवों में बदल जाता है। एक जीव है वो विभाजित हो गया और कितने संतानों में बदल जाएगा? दो संतानों में, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? द्विखंडन। क्या बोलेंगे बच्चों? मेरे साथ साथ बोलिएगा, द्विखंडन। जैसे उदाहरण क्या है बच्चों? अमीबा। और अमीबा का चित्र समझाइए, ये एग्जाम में आता है, अमीबा का चित्र बनाओ। आगे मैं आपको हर चीज समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखते हैं मुकुलन क्या है बच्चों? जब जनक के शरीर पर एक छोटी सी कली जैसी संरचना विकसित होकर धीरे धीरे नए जीवों में बदल जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम मुकुलन कहते हैं। एक जनक है, उसके शरीर पर एक छोटी सी कली आएगी और उस कली का विकास एक जीव में हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? मुकुलन। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा। आगे चलते हैं। कायिक परिवर्धन क्या है बच्चों? देखिए पौधों में जड़ जानते हो ना, पौधे के जो सबसे नीचे का भाग है जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक परिवर्धन कहलाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी आप जड़ लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? जड़। तो जड़ से क्या बन जाता है? जड़ से पौधा बन जाता है, समझे आप? और तना लगा दो, तने से भी पौधा बन जाता है। या आप उनकी पत्ती लगा दो, पत्ती से भी क्या बन जाता है बच्चों? पौधा बन जाता है। तो क्या कहता है इसको? कायिक परिवर्धन। जैसे आलू, गन्ना, गुलाब और भी हैं। मुंजी की पौधा लगाते हो आप, है ना, वो भी तो एक जड़ जैसी होती है। गाजर वो होती है ना सकरी, जिनको सकरी होती है, शकरकंद बोलते हैं जिनको, उनको लगाते हो, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों? ये आपका कायिक परिवर्धन के अंतर्गत आता है। आगे चलिए बच्चों, लैंगिक जनन क्या है? मैंने बोला था आपको, एक तो अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है। देखो वह जनन जिसमें नर और मादा, मतलब नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। जब किसी संतान को जन्म देना हो और उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैंगिक जनन। जैसे पुरुष और स्त्री के द्वारा एक अन्य संतान को जन्म दिया जाता है। ये क्या है बच्चों? मानव समाज में जो जनन होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है बच्चों? लैंगिक प्रक्रिया द्वारा। ऐसा ही नहीं है, लैंगिक प्रक्रिया के लाभ भी हैं, है ना, और जो अलैंगिक जनन है उसकी हानि भी है। तो जानेंगे उसको भी आगे कैसे हैं। आगे चलिए, लैंगिक जनन के क्या लाभ है? पहले हम लैंगिक जनन के लाभ जानते हैं। सबसे पहला तो लाभ ये है, देखो लैंगिक जनन से संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। मतलब जब लैंगिक जनन होगा तो जो उससे संतान पैदा होगी, तो जो उसका चेहरा होगा और उसका जो आनुवंशिक गुण होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उससे क्या होगा? हम किसी भी व्यक्ति को पहचानने में आसानी होती है हमको, ठीक है। अगर एक ही पूरे दुनिया में एक ही प्रकार के
मानव जीव हो तो हम उनको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो लैंगिक जनन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हम मानव को पहचान पाते हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं, और जो उसकी आनुवंशिक विविधता वो क्या होती है? आनुवंशिक विविधता भी अलग अलग होती है हर जीव की, जिससे बदलते वातावरण में प्रजातियों के अनुकूल की संभावना भी बढ़ती है। अगर सबकी, मान लो आप, यदि सबकी जो आनुवंशिकता है वो एक जैसे होने लगी और कोई बीमारी आई और उस बीमारी से कोई लड़ नहीं सका तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी ना। लेकिन सबका जो आनुवांशिक गुण है वो अलग अलग है। अगर कोई बीमारी आएगी तो कोई तो उस बीमारी की चपेट में आएगा, वो तो मर जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा वो तो बच जाएगा ना। तो प्रजाति बनी रहेगी ना दुनिया में। तो यही तो रीज़न है लैंगिक जनन का, यही तो लाभ है। ठीक है बच्चों, तो लैंगिक जनन से संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, जिससे बदलते वातावरण में प्रजातियों के अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। जैसे कोरोना बीमारी आई थी तो कुछ ऐसे जीव थे जिनको ये बीमारी नहीं लगी थी, लेकिन मानव समाज में बीमारी लगी, ये कुछ लोगों को लगी है, कुछ लोगों को नहीं लगी। तो इसका रीज़न क्या है? आनुवंशिक विविधता। कुछ बीमारियां ऐसी आती है जो मानव को नहीं लगती, जानवरों को लगती है। तो ये लैंगिक जनन का लाभ है अपने आप में, एक आनुवंशिक विविधता। अब बच्चों परागण क्या होते हैं? अब जानते हैं परागण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। बच्चों हम परागण की बात कर रहे हैं, पुष्प में, पौधों में बात करेंगे अब। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। आगे जानेगा परागण कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझेंगे। बच्चों परागण होते हैं दो प्रकार के, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण क्या होता है बच्चों? स्वपरागण एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। जब एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम स्वपरागण। लेकिन जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर जा पहुंचेंगे उसे क्या बोलेंगे? परपरागण। देखो स्व माने अपने, स्व माने अपने और पर माने दूसरे। तो स्वपरागण क्या होगा? एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हम उसको बोलते हैं परपरागण। बहुत ही आसान है। अब बच्चों निषेचन क्या है? देखिए नर युग्मक, नर माने नर, उसमें मादा भी आ सकता है और उसमें पुरुष भी आ सकता है। निषेचन में बेटा कौन कौन आएगा? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज, जाइगोट, क्या बोलते हैं बच्चों? उसको जाइगोट बोलते हैं। जब नर और मादा का संलयन होता है, जब नर और मादा आपस में संपर्क करते हैं तो उससे क्या बनता है बच्चों? एक युग्मनज बनता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? निषेचन कहलाती है। अब देखिए मानव नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग लिखिए। जो मानव नर जनन तंत्र है, मतलब जिन जनन तंत्रों का योगदान है मानव के द्वारा, है ना, उनके हमको नाम समझाने हैं, उनको समझना है क्या क्या है। इस क्वेश्चन का मैंने आपको डायग्राम भी समझाना है जो कि आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो मानव नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग लिखिए। तो क्या है बच्चों? वर्षण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, शिशन तथा सहायक ग्रंथियाँ। ओके आगे चलिए। चित्र के साथ मैंने पूरा तैयार किया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखिए मानव मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग लिखिए। वो तो मानव नर था, वो क्या था? पुरुष। ये क्या है? मानव मादा, ये मादा है, स्त्री। अंडाशय कोमा अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिर्भा तथा योनि। मानव मादा जनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः
डिंब वाहिनी में होते हैं। जो अभी हमने नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन करा और उसको हमने क्या बोला, निषेचन। तो जो निषेचन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा मादा के डिंब वाहिनी अंग में। कहाँ होगा बच्चों, मादा के डिंब वाहिनी अंग में। आगे चलिए, गर्भ निरोधक क्या है बच्चों, गर्भ निरोधक जानेंगे क्या है प्यारे बच्चों। गर्भ निरोधक क्या है इसको समझेंगे बच्चों कि गर्भ निरोधक के उपाय क्या हैं। गर्भ निरोधक को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले गर्भ निरोधक उपाय कहलाते हैं। जो गर्भ धारण होता है उसको रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय गर्भ निरोधक उपाय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां और कोपर्टी आदि। ये क्या है बच्चों, ये गर्भ धारण को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय हैं। आगे चलते हैं, डीएनए की प्रतिकृति जनन में क्यों आवश्यक है। जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो जनन के लिए क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। जनन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनने की संतति को जनक के आनुवंशिक पदार्थ की प्रति प्राप्त होती है। ठीक है, जनन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनने से संतति को जनन के आनुवंशिक पदार्थ की प्रति प्राप्ति होती है। प्रकृति में होने वाले छोटे परिवर्तन विविधता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और जब किसी प्रतिकृति में होने वाले छोटे परिवर्तन विविधता उत्पन्न कर सकते हैं तो संतान क्या होगी, विविधता पैदा होगी संतान में। जब संतान में विविधता पैदा होगी तो हम उसको जान सकते हैं, है ना, उस पर अध्ययन भी कर सकते हैं और उसे दूसरों से अलग भी उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसमें क्या मिलेगा हमको, आनुवंशिक विविधता भी देखने को मिलेगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए क्या होती है बच्चों, आवश्यक होती है। आगे चलिए, विविधता जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विविधता मतलब विभिन्नता, विविधता मतलब होता है अलग अलग। जिस प्रकार से किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को नाचना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, इसी प्रकार से जीवों में भी विविधता अलग अलग होना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई। बहुत ही आसान तरीके से समझो क्वेश्चन को पूरे को। देखिए, वातावरण में परिवर्तन होने पर कुछ विविधताएं जीवों को परिस्थितियों के अनुकूल बनने में सहायता कर सकती है। वातावरण में बदलाव हो रहा है, अगर जीवों में विविधताएं होंगी तो वे उस वातावरण के अनुकूल ढल जाएंगे। इसलिए विविधता प्रजाति के अस्तित्व और विकास के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जब धरती पर जीव आया होगा तो कुछ जीव तो ऐसे थे जिन्होंने जो वातावरण के अनुकूल ढल गए, लेकिन कुछ जीव वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाए तो वो क्या हो गए, वो धरती से विलुप्त हो गए। तो वातावरण में परिवर्तन होने पर कुछ विविधताएं जीवों को परिस्थितियों के अनुकूल बनने में सहायता कर सकती है। इसलिए विविधता प्रजाति के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ओके, आगे चलिए। अब पुष्प के जनन अंगों का वर्णन कीजिए। हम अभी पढ़ रहे थे मादा और नर, लेकिन किसके लिए, स्त्री और पुरुष के लिए पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं पुष्प के जनन अंग, मतलब पौधे के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्प के जनन अंगों का वर्णन कीजिए। देखो, जो नर जनन अंग है वो क्या है, पुंकेसर। जो पुष्प का नर जनन अंग है उसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इसमें क्या होता है, परागकोश और तंतु होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, परागकोश और तंतु। लेकिन मादा जनन अंग में क्या होता है, स्त्री केसर। इसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, मतलब आइए जानते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है।
बच्चों मादा और नर में भी क्या बनेगा, जब मादा और नर आपस में जो उनके युग्मन है वो संलयन करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। इसी प्रकार से निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, तो निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा और आगे चलकर भ्रूण विकसित होगा। भ्रूण से फिर क्या होगा, बीजांड बीज तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखिए मानव जनन। अब मानव जनन के बारे में हल्का और पढ़ लेते हैं डीप में, और परीक्षा में जरूर तैयार करते हैं। हमको टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वर्षण का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, जो वर्षण होता है तो वर्षण का मुख्य कार्य क्या है। वर्षण शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा पुरुष लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। जो वर्षण होते हैं ना वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, किसका बच्चों, शुक्राणुओं का, तथा पुरुष लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी करते हैं। इस क्लास का आपको लास्ट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं, और भाग 2 में मैं इसका चैप्टर का लास्ट तक टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सभी। अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य लिखिए बच्चों। पहला तो अंडाशय का कार्य है, काम है अंडाणु का निर्माण करना। क्या है बच्चों, अंडाणु का निर्माण करना। और दूसरा काम है स्त्री लैंगिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना। ओके बच्चों, अगर आपसे कोई पता करे कि स्त्री लैंगिक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि पेपर में आने वाला चैप्टर है, इसको आप बार बार देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भाग 2 में भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूके किसी भी बोर्ड के अंत तक आपको क्लास कवर करनी होती है, और जैसे हमारे 7 चैप्टर पूरे होते हैं उसके बाद में अर्धवार्षिक के आपके पेपर सोल्व कराने के लिए फिर से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।